हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी आशीष। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9th का सोशल साइंस का इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। उससे पहले अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। सो इसको स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे फार्मिंग इन पालमपुर। सो इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है लैंड इज फिक्स्ड। ठीक है, अब लैंड के बारे में हम पढ़ते हैं कि लैंड जो है वो फिक्स्ड कैसे है। तो फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटीज पालमपुर। मैंने आपको शुरू में ही बताया कि वहाँ पर जो लोग थे फार्मिंग, उनकी खेती बाड़ी जो थी उनकी मेन एक्टिविटी थी। 75% ऑफ द पीपल हु आर वर्किंग आर डिपेंडेंट इन फार्मिंग फॉर देयर लिवलीहुड। उसमें जो 75% जो पीपल्स थे वो अपने खाने पाने के लिए, अपने जीने के लिए, अपने डेली लिवलीहुड के लिए किस पर डिपेंडेंट थे? सिर्फ और सिर्फ फार्मिंग पर। दे कुड बी फार्मर्स और फार्म लेबर्स। वो या तो खुद फार्मर्स थे या फार्म लेबर थे, या तो वो खुद अपनी खेती बाड़ी करते थे या किसी दूसरे के यहाँ जाकर काम करते थे। मतलब जैसे कि अपनी खुद खेती बाड़ी का मतलब कि अपनी ज़मीन पर अपनी क्रॉप को उगाओ और अपना ही मतलब सब कुछ होता है। बट एक तरीका ऐसा भी होता है कि अगर हम किसी दूसरे की ज़मीन पर करते हैं, वो ज़मीन किसी दूसरे की है, वो कर नहीं पाता उसे, तो वो हमें दे देता है। तो उस पर जब जो क्रॉप जो होती है उसमें से हाफ परसेंटेज हो जाता है। जिसकी ज़मीन होती है आधा उसका, और जो उस पर ग्रो करता है, जो उस पर मेहनत करता है, आधा उसका। तो वहाँ पर जो 75% पीपल्स जो थे वो फार्मिंग पर ही अपने डेली लिवलीहुड के लिए डिपेंडेंट थे। दे कुड बी फार्मर्स और फार्म लेबर्स। द वेल बीइंग ऑफ दीज पीपल्स इज क्लोजली रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑन द फार्म्स। वो जो वेल पीपल जो मतलब और जो पीपल्स है वो किससे में कनेक्टेड थे? प्रोडक्शन के लिए फार्म्स में, मतलब वो फार्म्स में जाकर काम करते थे। बट रिमेंबर दैट देयर इज अ बेसिक कॉन्स्टेंट इन रेजिंग फार्म प्रोडक्शन। लैंड एरिया अंडर कल्टिवेटेड इज प्रैक्टिकली फिक्स्ड। जो लैंड एरिया जो हर साल कल्टिवेटेड होता था, जिसमें खेती होती थी, ठीक है, कल्टिवेशन का मतलब क्या होता है कि खेती करना, तो जिसमें हर साल खेती होती थी वो क्या होता था? फिक्स्ड था। सिंस 1916 पालमपुर दे हैज़ नो बीन एक्सपेंशन। 1960 के बाद पालमपुर में कोई भी लैंड का जो एक्सपेंशन था वो नहीं हुआ था। एरिया अंडर क्या? कल्टीवेशन, खेती बाड़ी के लिए। By then, some of the western lands in the village has been converted to cultivable land. जो वेस्टर्न लैंड जो था विलेज का उसे भी हमने कल्टिवेटर लैंड में बदल दिया था। देयर एग्जिस्ट नो फर्दर स्कोप टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन। अब कोई स्कोप नहीं था फार्म प्रोडक्शन को इंक्रीज करने का। बाय ब्रिंगिंग न्यू लैंड अंडर कल्टिवेशन। बिना अगर लैंड को खरीदेंगे तो जो फार्म कल्टिवेशन जो होगा बढ़ेगा, वरना नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया? फर्स्ट पॉइंट में पढ़ लिया हमने लैंड जो थी वो फिक्स थी। अब जो सेकंड जो आता है, इज देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर देन सम लैंड। एक क्रॉप को एक ही लैंड पर एक से ज्यादा बार ग्रो किया जा सकता है या नहीं? इन अ काइंड ऑफ क्रॉप्स ग्रोन एंड फैसिलिटीज अवेलेबल। इस काइंड की क्रॉप्स के लिए, क्रॉप्स को ग्रो करना, उसके लिए फैसिलिटीज जो है वो अवेलेबल होती हैं। पालमपुर विल रिजेंबल अ विलेज ऑफ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। पालमपुर कहाँ था? वेस्टर्न पार्ट में था, इस उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ऑल लैंड इज कल्टिवेटेड इन पालमपुर। जितनी भी जो ज़मीन थी वो पालमपुर पर कल्टिवेट हो जाती थी। नो लैंड इज लेफ्ट लैंड। कोई भी लैंड बचती नहीं थी क्योंकि सारी की सारी ज़मीन जो थी वो किस में कल्टिवेट हो जाती? खेती बाड़ी में। ड्यूरिंग द रेनी सीजन, अब बारिश के मौसम में खारिफ फार्मर्स ग्रो ज्वार एंड बाजरा। बारिश के मौसम में क्या होता था? ज्वार और बाजरा ग्रो करते थे जो फार्मर्स थे। ठीक है, These plants are used as cattle feed. इन प्लांट्स को कैसे यूज किया था? कैटल फीड की तरह। इट इज फॉलोड बाय कल्टिवेशन ऑफ पोटैटो बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर। और ये कब फॉलो किया जाता था पोटैटो का? अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच में। इन द विंटर सीजन, अब जब विंटर सीजन आता था जहाँ पर राबी क्रॉप्स होती हैं वो ग्रो की जाती हैं। फील्ड्स आर सोन विथ वीट। तो जो फील्ड्स मतलब जो खेत जो होते थे वो वीट से भर जाते थे। मतलब वहाँ पे जब बारिश वो क्या कहते हैं विंटर सीजन आता था तब खेत वो क्या कहते हैं गेहूं की जो फसल होती थी वो उगाई जाती थी। फ्रॉम द वीट प्रोड्यूस, जब वीट जो होती थी वो प्रोड्यूस होती थी, फार्मर कीप इनफ वीट फॉर द फैमिलीज कंजप्शन टू सेल एंड सरप्लस वीट इन द मार्केट एट रायगंज। फार्मर जो होते थे अपनी फैमिली के लिए उतनी ही वीट को बचा लेते थे और बाकी जो बची हुई वीट होती थी उसको क्या करते थे? उन गेहूं का क्या करते थे? उसको मार्केट रायगंज जाकर मार्केट में उसको बेच आते थे। अ पार्ट ऑफ अ लैंड इज एरिया इज ऑल्सो डिवोटेड टू शुगर केन। और कुछ पार्ट जो था वो शुगर केन को भी डिवोटेड था। शुगर केन मतलब गन्ना, विच इज हार्वेस्टेड वन एवरी ईयर। वो एक बार हार्वेस्ट किया जाता था हर साल में। ठीक है, शुगर केन इन दी रॉ
फॉर्म एज जैगरीट और सोल्ड ट्रेडर्स इन शाहपुर। शुगर केन जो होती है उससे क्या बनाया जाता है, जैगरी गुड़ बनाया जाता है, चीनी बनाई जाती है, जो शाहपुर में जो ट्रेडर्स थे उनको वो क्या कर दिया जाता था, बेच दिया जाता था। द मेन रीजन वाई फार्मर आर एबल टू ग्रो 3 डिफरेंट क्रॉप इन अ ईयर इन पालमपुर इज ड्यू टू वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरीगेशन। हम एक से ज़्यादा क्रॉप क्यों ग्रो कर पाते थे, क्योंकि पालमपुर में जो था वेल डेवलप्ड सिस्टम था इरीगेशन का, जैसे वहाँ पर ट्यूबवेल्स थे, ठीक है, उसकी वजह से हम एक से ज़्यादा बार जो क्रॉप से वो ग्रो कर पाते थे। अगर वहाँ पर ट्यूबवेल्स नहीं होते, कुएं नहीं होते, तो क्या होता है, जो फार्मर जो था वो किस पर डिपेंडेंट था, ओनली एंड ओनली रेनफॉल पे। तो जो रेनफॉल का जो टाइम था वो तो आपका खरीफ सीजन में था। खरीफ सीजन में कौन सी थी, वो ज्वार और बाजरा। रेनी सीजन तो ज्वार और बाजरा था, बट जो बची फिर क्रॉप्स वो ग्रो नहीं हो पाती, जिसकी वजह से जो क्या कहते हैं, वीट, शुगर केन, ये सारी चीज़ें ग्रो नहीं हो पाई, जिसकी वजह से वहाँ पर क्या था, ट्यूबवेल्स थे, कुएं थे, जिससे कि जो वेल डेवलप्ड इरिगेशन सिस्टम था। इलेक्ट्रिसिटी कम अर्ली टू पालमपुर, इलेक्ट्रिसिटी आती थी पालमपुर में। इट्स मेजर इम्पैक्ट वॉज टू ट्रांसफॉर्म द सिस्टम ऑफ इरिगेशन। इसका मेजर इम्पैक्ट क्या था, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिस्टम ऑफ इरिगेशन। Persian wheels were till then used by farmers to draw water from the wells. Persian wheels यूज़ करते थे फार्मर पानी को खेतों तक ले जाने के लिए, वहाँ से कुएं से, टू इरीगेट स्मॉल फील्ड, छोटे छोटे फील्ड्स को इरीगेट करने के लिए, मतलब ना पानी लगाने के लिए। People saw that the electric run tubewells could irrigate much larger area, बट जो इलेक्ट्रिक रन वो क्या कहते हैं, कुएं से वो क्या करते थे, जो छोटे फील्ड्स होते थे उनमें पानी लगा देते थे, ठीक है। और बट जो ट्यूबवेल जो होते थे उससे क्या करते थे, वो जो लार्जर और जो बड़ा एरिया था उसमें इफेक्टिवली उससे पानी लगा देते थे। द फर्स्ट फ्यू ट्यूबवेल्स वर इंस्टॉल्ड बाय द गवर्नमेंट। जो शुरू के जो कुछ ट्यूबवेल्स थे वो किसने वो इंस्टॉल किए थे, गवर्नमेंट ने, ठीक है। शुरू के ट्यूबवेल्स किसने इंस्टॉल किए थे, गवर्नमेंट ने। सून हाउएवर फार्मर्स स्टार्ट सेटिंग अप प्राइवेट ट्यूबवेल। उसके बाद ना फार्मर्स ने क्या किया, अपने प्राइवेट ट्यूबवेल्स को इरीगेट करना, अपने प्राइवेट ट्यूबवेल्स को लगाना शुरू कर दिया। एज अ रिजल्ट बाय मिड 1970s, इसका रिजल्ट क्या आया 1970s में, द एंटायर कल्टिवेटेड एरिया ऑफ 200 हेक्टेयर्स वॉज इरीगेटेड। जो एंटायर एरिया जो था 200 हेक्टेयर्स, वो क्या होता था, इरीगेटेड होता था। हेक्टेयर्स क्या होती है, स्टैंडर्ड यूनिट होती है लैंड, वो लैंड जो होती है उसको मेजर करने की, ठीक है, हेक्टेयर्स वो होता है। नेक्स्ट पॉइंट, टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड। एक से ज़्यादा ग्रो अगर हम ग्रो करते हैं एक ही लैंड पर एक साल में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग। आपकी जैसे एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछ भी लिया जाता है, व्हाट इज मल्टीपल क्रॉपिंग इन वन वर्ड, तो टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग 1 ईयर। इट इज़ द मोस्ट कॉमन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन। एक ही बहुत कॉमन वे था प्रोडक्शन को इंक्रीज करने का ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड, एक हमारे पास जो लैंड गिवन है उस पर। ऑल फार्मर्स इन पालमपुर ग्रो एटलीस्ट 2 मेन क्रॉप्स। जो सारे जो फार्मर्स है वो 2 क्रॉप्स तो एटलीस्ट वो अपनी खेत पर जो कहते थे ग्रो कर ही लेते थे। मैनी आर ग्रोइंग पोटैटो एज द थर्ड क्रॉप, और कुछ जो होते थे वो पोटैटो ग्रो कर लेते अपनी थर्ड क्रॉप पर। इन द पास्ट 15 और टू 20 ईयर्स, जो पास्ट 15 से 20 ईयर्स से चलता आ रहा है, ठीक है। अब कमिंग टू द नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट you have seen that one way of increasing production from the same land is multiple cropping. एक से ज़्यादा ग्रो करना एक ही लैंड पर, उसे क्या बोलते हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग। ये बहुत अच्छा प्रोडक्शन को बढ़ाने का तरीका था। द अदर वे इज़ टू यूज़ मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। अब जो अदर वे एक और तरीका था जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड था। अब ठीक है, आप उसे पढ़ते हैं। अब next point, the other way is to use modern farming methods from higher yield. Yield is measured as crop produced on a given land of during the single season. अब एक मौसम के दौरान किसी भी मतलब जमीन के टुकड़े पर उत्पादन करते थे हम फसल का, ठीक है। अब Until the mid 1960s, the seeds used in cultivation were traditional ones and relatively low yield. अब जो 1916 में जो खेती का जो उपजन, मतलब yield का मतलब होता है वो उपज करना, मतलब किसी भी चीज़ की, उसमें जो पैदावार वाले मतलब ट्रेडिशनल जो चीज़ें होती थी उनको हम कल्टीवेट करते थे, उनकी पैदावार करते थे, कल्टीवेटेड, ठीक है। और उसके बाद में क्या पॉइंट आता है, ट्रेडिशनल सीड्स नीडेड लेसर इरीगेशन। और जो ट्रेडिशनल जो सीड्स होती थी उनको क्या होता था, लेसर इरीगेशन, मतलब उनको कम इरीगेशन, कम पानी की जो ज़रूरत होती थी। फार्मर यूज्ड काउडंग, फार्मर्स क्या होते थे वो काउडंग यूज़ करते थे, ठीक है। एंड अदर नेचुरल मैन्योर एज फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर के लिए वो काउडंग यूज़ करते थे और अदर नेचुरल मैन्योर जो चीज़ें होती हैं
ऑल दीज वर रीडली अवेलेबल विद द फार्मर्स। ये बहुत फार्मर्स के पास अवेलेबल होती ही नहीं, इसको उसको बाय करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, क्योंकि आप फार्मर्स के पास गांव में जो होती हैं भैंसें रहती हैं, उनके पास काउडंग इजीली अवेलेबल मिल जाता था। नेक्स्ट पैरा, द ग्रीन रिवॉल्यूशन इन लेट 1960 इंट्रोड्यूस्ड बाय इंडियन फार्मर to cultivated the wheat and rice using higher yield varieties of seed। अब ग्रीन रिवॉल्यूशन आया 1916 में, जिसको इंडियन फार्मर ने इंट्रोड्यूस किया, जिसमें व्हीट और जो राइस था वो हाई यील्डिंग वेराइटी जो सीड्स थी HYV सीड्स के द्वारा कल्टीवेट किया जाएगा कंपेयर टू द ट्रेडिशनल सीड्स। ठीक है, द HYV सीड्स प्रोमिस टू प्रोड्यूस मच ग्रेटर अमाउंट ऑफ ग्रेन एज अ सिंगल प्लांट। जो HYV जो सीड्स थी वो क्या होती थी, एक ही प्लांट के द्वारा उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता था, अमाउंट जो था वो बढ़ जाता था। एज अ रिजल्ट द सेम पीस ऑफ लैंड वुड नाउ प्रोड्यूस फार लार्ज क्वांटिटीज। अब जब एक पेड़ में वो इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, तो आप जब सोच सकते हो कि जब इसको एक ज़मीन पर फैलाएंगे तो वो कितना ज़्यादा फटेगा, जिससे कि जो प्रोडक्शन था वो लार्ज होता गया। ठीक है, HYV seeds, however, needed plenty of water and also chemical fertilizers and pesticides to produce best result। उसमें fertilizers लगाए जाते, pesticides लगाई जाती हैं, जिससे हमें बेस्ट रिजल्ट मिल पाए, उसमें कीड़े ना लगे। ठीक है, हायर yields were possible only from a combination of HYV seeds। हायर yield कब पॉसिबल होती थी, कॉम्बिनेशन से HYV seeds के, इरीगेशन से, केमिकल फर्टिलाइजर से, पेस्टिसाइड से एसेट्रा। मतलब HYV seeds डालो, उसमें अच्छा पानी मिलना चाहिए उसको, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, उसको जानवरों से बचाना, हर चीज़ का मतलब उसमें ख्याल रखा जाता था। तभी तो आपको एक अच्छी क्रॉप मिलेगी जब आप उसका ख्याल रखोगे। Farmers of Punjab, Haryana and Western Uttar Pradesh were the first to try out the modern farming method in India। फार्मर जो थे पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के, उन्होंने फर्स्ट मॉडर्न फार्मिंग मेथड को जो यूज़ करना उन्होंने शुरू किया था। फार्मर इन द रीजन सेट अप ट्यूबवेल्स फॉर इरीगेशन। फार्मर ने क्या ट्यूबवेल्स को लगाया इरीगेशन के लिए, खेतों में पानी के लिए, एंड मेड यूज ऑफ HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स इन फार्मिंग। वो क्या क्या यूज़ करते थे, HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स अपनी फार्मिंग के लिए। सम ऑफ देम बाउट फार्म मशीनरी लाइक ट्रैक्टर्स। और कुछ जो होते थे मशीनरी जैसे ट्रैक्टर्स को और थ्रेशर्स को खेत को प्लगिंग करने के लिए, मतलब खेत में जब हम मिट्टी डालेंगे तब उसमें बीज डालेंगे तो प्लगिंग करने के लिए उससे जो था वो ईजी हो जाता था। एंड हार्वेस्ट, और उससे हार्वेस्ट भी फास्टर हो जाता था। दे वर रिवॉर्डेड एज हायर यील्ड ऑफ व्हीट। अब नेक्स्ट पैरा, इन पालमपुर द यील्ड ऑफ व्हीट ग्रोन फ्रॉम द ट्रेडिशनल वेराइटीज वॉज 1300 किलोग्राम पर हेक्टेयर। अब जो यील्ड जो था वो ग्रोन होता था ट्रेडिशनल वेराइटीज से, उससे क्या होता था 1300 किलोग्राम पर हेक्टेयर पे निकल आता था विद द HYV सीड्स के साथ। द यील्ड्स वेंट अप टू 300 किलोमीटर पर हेक्टेयर और HYV सीड्स के साथ। नेक्स्ट पैरा क्या आता है, इन पालमपुर द यील्ड्स ऑफ व्हीट ग्रोन इन ट्रेडिशनल वेराइटीज वॉज 1300 किलोग्राम पर हेक्टेयर। अब जो ट्रेडिशनल वेराइटीज से जो सीड्स उसको खेती जो की जाती थी उसमें 1300 किलोग्राम निकल आता था पर हेक्टेयर, एक हेक्टेयर पर, इन विद द HYV सीड। अब HYV सीड्स के साथ जो यील्ड था वो 3200 किलोमीटर निकल आता पर हेक्टेयर में। ये उससे क्या हो गया, लगभग 2.5 गुना ज़्यादा हो गया। तो आप देख सकते हो कि HYV सीड से कितना इफेक्टिव रिजल्ट आ रहा था। देयर वॉज अ लार्ज इंक्रीज इन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में इंक्रीज तो होगा ही जब इतना ज़्यादा उसमें किलोग्राम बढ़ रहे हैं, आप उससे रिजल्ट से पता लगा सकते हैं। फार्मर नाउ हैड ग्रेटर अमाउंट ऑफ सरप्लस व्हीट टू सेल द मार्केट। ठीक है, अब फार्मर्स के पास ग्रेटर अमाउंट में सरप्लस व्हीट होती थी जिसको वो मार्केट में सेल कर सकें। अब थर्ड जो आता है वो क्या है, विल द लैंड सस्टेन। अब सस्टेन का मतलब होता है पूरे का, आप समझ लीजिए कि जो ज़मीन जो होगी अब वो टिकी रहेगी। अब लैंड बीइंग अ नेचुरल रिसोर्स। अब लैंड क्या है, ज़मीन क्या है, वो एक नेचुरल रिसोर्स है, उसको हमने बनाया तो है नहीं अपने हाथों से। इट इज़ नेसेसरी टू बी वेरी केयरफुल इन इट्स यूज़। उसमें हमको बहुत केयरफुली उस पर चीज़ें करनी चाहिए, अपने यूज़ करना है तो उसे। साइंटिफिक रिपोर्ट इंडिकेट दैट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैज़ ओवर यूज द नेचुरल रिसोर्स बेस। साइंटिफिक जो रिपोर्ट्स आई उसकी वो ये इंडिकेट करती हैं कि जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड जो था वो बहुत ओवर यूज़ होने लगा। ठीक है, इन मैनी ईयर्स ग्रीन रिवॉल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी ड्यू टू इंक्रीज यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। अब जो ग्रीन रिवॉल्यूशन था वो इतना ज़्यादा यूज़ होने लगा कि जो सॉइल जो मिट्टी जो होती है उसकी फर्टिलिटी में लॉस होने लगा ड्यू टू इंक्रीज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। केमिकल फर्टिलाइजर्स जब बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे तो मिट्टी को भी तो नुकसान होगा। Also, continuous use of groundwater or tubewell irrigation has reduced by water table below the ground. Environmental resources like soil, fertility and groundwater were built over many.
कंटिन्यूसली यूज करते रहे हम ग्राउंड वाटर को, ट्यूबवेल्स को इरिगेशन के लिए, तो जो वाटर जो होगा वो भी ज़मीन में नीचे ही जाता जाएगा जब तक ऊपर वो आता जाएगा। तो इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज होते हैं जैसे सॉइल, फर्टिलिटी, ग्राउंड वाटर, इनको बिल्ट होने में काफ़ी सालें लग जाती हैं। ये एक बार में डिस्ट्रॉय तो हो जाती हैं बट बहुत डिफ़िकल्टी से रीस्टोर हो पाती हैं। वी मस्ट टेक केयर ऑफ द इन्वायरमेंट टू इंश्योर फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। इससे हमें क्या मिलता है कि जो इन्वायरमेंट जो होता है हमें उसकी केयर करनी चाहिए अपने फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए। अब फोर्थ आता है हमारा, हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर। ठीक है, अब जो लैंड जो थी वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड थी जो फार्मर्स थे पालमपुर के उनके पास। वी हैव मस्ट रियलाइज दैट हाउ इम्पोर्टेंट लैंड इज़ फॉर फार्मर्स। हम ये सब तो हमें पता ही है कि जो लैंड जो होती है वो फार्मर्स के लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर उनके पास लैंड ही नहीं होगी तो अपनी क्रॉप्स को किस तरीके से वो ग्रो करेंगे, उनकी क्रॉप्स ही नहीं होंगी। ठीक है, तो उसके बाद में क्या आता है, अनफॉर्चुनेटली नॉट ऑल द पीपल एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर, बट अनफॉर्चुनेटली सारे पीपल जो हैं वो एग्रीकल्चर में एंगेज नहीं है। दे हैव सफिशिएंट लैंड फॉर कल्टीवेशन, उनके पास एक सफिशिएंट लैंड नहीं है कल्टीवेशन के लिए। इन पालमपुर अबाउट 1/3 ऑफ द 450 फैमिलीज आर लैंडलेस। जो 450 फैमिलीज थी उनके पास क्या था, एक तिहाई जो उनके पास क्या थी, ज़मीन थी। और 150 फैमिलीज, अब जो 150 फैमिलीज थी उनके पास मोस्ट ऑफ देम आर दलित, उसमें कुछ 150 उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या थे, दलित से, जिनके पास लैंड कल्टीवेशन की बिल्कुल भी लैंड नहीं थी। ऑन द रिमेनिंग फैमिलीज हु ओन लैंड 250 फैमिलीज कल्टिवेटेड स्मॉल प्लॉट, उसमें जो 240 फैमिलीज थी वो स्मॉल प्लॉट्स को कल्टिवेटेड करती थी, जिनके पास लैंड जो थी वो 2 हेक्टेयर से भी कम थी साइज में। कल्टिवेशन इज सच प्लॉट्स डजंट ब्रिंग एडिक्वेट इनकम ऑफ फार्मर फैमिली। ठीक है, यू हैव see the large number of small plots scattered around the village in the picture। ठीक है, आप इस पिक्चर में ऊपर वाली जो आपको दी हुई है इसमें आप देख ही सकते हो उधर साइड कितने बड़े बड़े फार्म्स हैं, और जो आपको ऊपर में अपर साइड और जो लास्ट में दिख रहा है वहाँ पर कितनी जो 2-2 हेक्टेयर की ज़मीन है वो दिख रही हैं आपको। ठीक है, यू हैव सीन द लार्ज नंबर ऑफ प्लॉट्स स्कैटर्ड अराउंड द विलेज ऑफ द पिक्चर, देयर आर कल्टिवेटेड बाय द स्मॉल फार्मर्स। ये जो थी वो स्मॉल फार्मर के द्वारा क्या था, कल्टिवेट की जाती थी। On the other hand, more than half of the area of village is covered by the plots of quite larger in size. You can see the large number of small plots scattered around the village in the picture। आप सब देख ही सकते हो कि जो ऊपर वाली जो पिक्चर है उसमें जो क्या है कि जो ऊपर की साइड बहुत छोटे प्लॉट्स हैं और जो इधर लेफ्ट जो राइट साइड में है वो काफ़ी बड़े प्लॉट्स हैं। तो ये जो हैं वो प्लॉट्स हैं मतलब अलग अलग फैमिलीज़ के। दे आर कल्टिवेटेड बाय द स्मॉल फार्मर्स। ये इसको कौन कल्टिवेट करते थे, स्मॉल फार्मर्स। ऑन द अदर हैंड मोर देन हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द विलेज इज कवर्ड बाय प्लॉट्स एज द क्वाइट लार्जर इन साइज। इन पालमपुर देयर आर 60 फैमिलीज ऑफ मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स। वहाँ पर क्या था, 60 फैमिलीज थी जो लार्ज फार्मर्स थे who कल्टिवेटेड मोर देन 2 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड। जो कितनी लैंड को कल्टिवेट करते थे, 2 हेक्टेयर से ज़्यादा लैंड थी। अ फ्यू ऑफ लार्ज फार्मर्स हैव लैंड एक्सटेंडेड ओवर 10 हेक्टेयर्स और मोर। और कुछ फार्मर्स के पास कितनी लैंड थी, 10 हेक्टेयर से भी ज़्यादा। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, अब फोर्थ जो होता है वो हमारा होता है ख़त्म। ठीक है, जो हमें पता चला कि फार्मर्स के पास जो लैंड थी वो किस तरीके से बटी हुई थी, कौन से फार्मर कितनी लैंड में किसके पास ज़मीन नहीं थी, हमने सारी चीज़ें अभी तक पढ़ ली। अब फिफ्थ जो आता है वो क्या है हमारा, हु विल प्रोवाइड द लेबर। अब कौन जो होता है वो लेबर प्रोवाइड करता है। आफ्टर लैंड लेबर इज नेक्स्ट नेसेसरी फैक्टर फॉर प्रोडक्शन। अब ज़मीन के बाद में जब लेबर होगी तभी तो उस पर क्रॉप कर पाएगी, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्रोडक्शन के लिए। फार्मिंग रिक्वायर्स अ ग्रेट डील ऑफ हार्ड वर्क। फार्मिंग जो होती है वो उसमें हार्ड वर्क बहुत करना पड़ता है। स्मॉल फार्मर्स अलॉन्ग ऑफ देयर फैमिलीज कल्टिवेटेड देयर ओन फील्ड्स। स्मॉल फार्मर्स जो थे वो कल्टिवेटेड करते हैं अपनी फैमिली के साथ। Thus, they provide the labor required for farming themselves. Medium to and large families hire farm laborers to work on their fields. जो स्मॉल फैमिलीज जो होती थी वो अपनी लैंड अपनी फैमिली के साथ खुद ही कर ली थी, बट जो मीडियम और जो लार्ज फैमिलीज होती थी वो फार्मर्स को रखती थी अपने फार्म पर, उनसे जो लैंड जो होती थी वो कराती थी, मतलब उनसे जो क्रॉप जो होती थी वो कल्टिवेट कराती थी। फार्म लेबर्स कम आइदर फ्रॉम लैंडलेस फैमिलीज और फैमिलीज कल्टिवेटिंग स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड। Unlike farmers, farm laborers do not have a right over
जब वो उनसे क्रॉप करा दी तो उनको उसमें एक तरीके से उनको वेजेस देने पड़ते हैं, मतलब उनको पैसा देने पड़ता था। वेजेस कैन बी इन कैश और इन काइंड ऑफ। वेजेस या तो वो कैश में देते थे या फिर किसी तरीके से जैसे क्रॉप के बेसिस पर, मतलब उनकी, मैंने आपको बताया था कि जो क्रॉप जो उन्होंने उगाई उसमें से आधी उसकी और आधी उसकी। समटाइम्स लेबरर्स गेट्स मील्स ऑल्सो, समटाइम्स लेबर जो थे मील्स भी मिल जाती थी। वेजेस वेरी वाइडली फ्रॉम रीजन टू रीजन, from crop to crop and from one farm to farm. There is a very wide variation in the duration of employment. A farm labor might be employed on a daily basis. Farm labor जो daily basis पे employed करती थी for one particular farm activities harvesting for a whole year. Dala is the landless farm labor. अब जो डला जो है वो एक landless farm labor है, ठीक है, जो आपको एक बार फोटो दिया हुआ है उससे हम इसको उसकी की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। हु वर्क्स ऑन डेली वेजेस इन पालमपुर, वो रोज़ की रोज़ काम करती थी। दिस मीन्स दे हैज मस्ट रेगुलरली लुक फॉर वर्क, तो वो रेगुलरली अपना वर्क ढूंढती थी। द मिनिमम वेजेस ऑफ फार्म लेबर सेटअप बाय द गवर्नमेंट, और जो मिनिमम वेजेस जो थे फार्म लेबर के जो गवर्नमेंट ने सेटअप किए थे उसमें उसको कितने रुपए मिलते थे, 115 पर डे, मतलब 115 रुपये उसको रोज के उसके मिल जाते थे अप्रैल 2011। बट डला गेट्स ओनली ₹50। गवर्नमेंट जो थे उसने सेटअप किए थे 115, सॉरी गवर्नमेंट। अब द मिनिमम वेजेस ऑफ फार्म लेबर सेट अप बाय गवर्नमेंट इज ₹15 पर डे, तो जो मिनिमम वेजेस जो थे वो गवर्नमेंट ने कितने सेटअप किए थे, 115 पर डे। बट डला गेट्स ओनली 18, बट जो दला तो थी उसको कितने मिलते थे, 80 रुपये। देयर इज हैवी कॉम्पिटिशन फॉर वर्क अमंग द लार्ज रिवर्स इन पालमपुर, सो पीपल एग्री टू वर्क एट लोअर वेजेस। पालमपुर में लोगों को काम करने की इतनी ज़रूरत थी कि वहाँ पर क्या होता था, बहुत कंपटीशन था इस चीज़ में, तो जो पीपल जो होते थे उनको बस वो चाहते थे कि हमें काम मिल जाए, तो वो लोअर पैसों पर भी वो काम करना शुरू कर देते थे। डला कंप्लेन्स अबाउट हिज सिचुएशन टू रामकली, अब जो डला जो था उसने अपनी जो सिचुएशन जो थी वो रामकली, डला और जो रामकली थे वो दोनों बहुत पुअर थे। बोथ डला एंड रामकली आर अमंग द पुअरेस्ट पीपल इन दी विलेज, वो बहुत प्योर पीपल थे। तो इसी के साथ जो आपका 5th पॉइंट होता है वो यहीं पर खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो एक्सप्लेनेशन तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अब हम मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में।